हम घर में घुस के मारेंगे। और आतंकी तहव्वुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी सेल में तहव्वुर से पूछताछ जो है वो की जाएगी। एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं ये जो पूछताछ करेंगे उससे। इंटेरोगेशन रूम में कैमरे की निगरानी में पूछताछ की जाएगी। पहले राउंड में परिवार के बैकग्राउंड को लेकर सवाल किए जाएंगे, परिवार के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे राउंड में 26/11 हमले से जुड़े सवाल जो हैं वो एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो तहव्वुर राणा से करेंगे। इंटेरोगेशन रूम तैयार है, कैमरे की निगरानी में ये तमाम सवाल जवाब जो हैं वो यहां पर किए जाएंगे। 2 राउंड की जिस तरह से हमने जिक्र किया, पहला राउंड जो होगा उसमें परिवार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा और फिर जो दूसरे राउंड के सवाल होंगे उसमें 26/11 हमले से जुड़े हुए सवाल होंगे। और देखिए पूछताछ होगी, कई सवाल हैं यहां पर जो आतंकी तहव्वुर से पूछे जाने, करीब 30 सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे, जिनमें से हम 10 सवाल क्या होंगे वो भी आप जान लीजिए। सवाल नंबर 1, 26/11 हमले के दौरान तहव्वुर की लोकेशन क्या थी। सवाल नंबर 2, 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच में तहव्वुर भारत क्यों आया था। सवाल नंबर 3, भारत में वो कहां कहां गया था। सवाल नंबर 4 ये कि भारत में किस किस से कहां कहां मुलाकात उसने की। सवाल नंबर 5, क्या 26/11 आतंकी हमले की पहले से उसे जानकारी थी। सवाल नंबर 6, मास्टरमाइंड हेडली को आखिर कब से जानता है वो। सवाल नंबर 7 ये कि हेडली को फर्जी वीजा देकर भारत आखिर क्यों भेजा था। सवाल नंबर 8, हेडली ने क्या क्या जानकारी उससे साझा की थी, क्या क्या बताया था। सवाल नंबर 9, हेडली भारत में कहां कहां गया था। सवाल नंबर 10, हेडली की कैसे कैसे और क्या क्या मदद की गई। 26/11 का मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा आतंकी को कल भारत लाया गया। प्रत्यर्पण के बाद कल वो भारत पहुंचा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 के पास से पीछे से रास्ते से उसे निकाला गया और उसके बाद सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कल देर रात में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद 20 दिनों की जो कस्टडी है उसकी मांग की गई थी, लेकिन 18 दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए को मिली है और अब इसी एनआईए दफ्तर के अंदर, एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर तहव्वुर राणा को रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर में बताया जा रहा है कि वो सेल है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा गया है और 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है जहां पर उससे पूछताछ होगी। इसको लेकर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर से बाहर किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जो दोनों रास्ते हैं इसके ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने पे जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और सिर्फ जो लेबल्ड व्हीकल्स हैं या जो व्हीकल्स यहाँ पर एनआईए की या फिर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो अधिकारी हैं उनको आने की इजाजत है। इसके अलावा किसी दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। लगातार आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर आने की इजाजत जो है इस रोड के ऊपर दी जा रही है। भारत का एक कह सकते हैं हम कि एक जीत है। 26/11 में जिस तरीके से 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से 300 से अधिक लोग इस पूरे हमले में घायल हुए थे, उसके बाद से ही तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन को लेकर बात चल रही थी और एक तरीके से भारत की ये नई जीत है। और अब लोगों की जो नजर है वो ये है कि 18 दिनों की जो एक कस्टडी है इसमें वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि 26/11 को किस तरीके से प्लान किया गया था। कई सारे आतंकी जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा। आईएसआई किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व थी और आईएसआई ने कैसे प्लानिंग की थी इसको एक्सपोज किया जाएगा। आतंकी तहव्वुर को एनआईए हेडक्वार्टर की जिस सेल में रखा गया है या रखा जाएगा उसकी जानकारी जो है वो भी आपको दे देते हैं। जिस सेल में उसे रखा गया है मल्टी लेयर डिजिटल सिक्योरिटी से वो लैस है। एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर ये मौजूद है, पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है, निगरानी सीसीटीवी से रखी जा रही है। 24 घंटे गार्ड्स की तैनाती वहां पर रहती है। जानकारी ये भी सामने आई कि उसे जिस सेल में रखा गया है उसका साइज 14 बाय 14 फीट है। भारतीय कानून के मुताबिक आतंकी तहव्वुर को वकील भी दिया गया है। ऐसे में उनके वकील का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। आज पहले दिन उसकी पेशी के बाद उसके लिए लीगल एड काउंसिल जो है वो दिए गए थे और ये भारतीय न्याय
व्यवस्था का एक तरीका है कि अगर किसी आरोपी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील ना हो तो उसे वकील दिया जाता है और वो वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तहव्वुर हुसैन राणा को कितने दिनों की कस्टडी में भेजा गया और एनआईए की डिमांड क्या थी? एनआईए की डिमांड 20 दिन की पुलिस कस्टडी की थी। आज कोर्ट ने काफी विमर्श करके उन्हें 18 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट करी है। तो अब एनआईए बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी एंड फिर देखते हैं 18 दिन के बाद जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में उठता है क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को लगता है कि एक आतंकी जिसने साजिश की, तो हमारी न्याय व्यवस्था किसी एक ऐसे आरोपी को जिस पे आतंकवाद के भी आरोप हैं उसे इस तरह की न्याय सुविधाएं क्यों प्रदान करती है? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए कानून है? देखिए, कानून जो है वो तो काफी स्पष्ट है। कोई भी आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में है उसे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है डीएलएसए की तरफ से। और इस केस में जैसे मैं आज एक रिमांड एडवोकेट की तरह पेश हुआ कोर्ट में क्योंकि ये रिमांड प्रोसीडिंग्स थी। और जनरली भी और भी केसेस हैं जिसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, यूएपीए के मैटर्स हैं, एनआईए के मैटर्स हैं जिसमें उन्हें भी लीगल एड काउंसिल्स दिए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम का एक सेटअप है एंड इसमें कोई भी स्पेशल चीज नहीं हुई है आज कि ये एक अलग कोई टेररिस्ट हो। इसे एक नॉर्मल अक्यूज की तरह ट्रीट किया गया है और क्योंकि उनके पास अपना कोई काउंसिल नहीं था आज, तो इसीलिए डीएलएसए की तरफ से एक लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड किया गया। तहव्वुर से पूछताछ की एक्सक्लूसिव जानकारी भी सामने आ गई है। देखिए, 2 कैमरों की रिकॉर्डिंग के सामने सवाल जवाब जो है वो यहां पर किए जाएंगे। 2 कैमरों से बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी जब ये सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे होंगे। पूछताछ के दौरान ब्रेक भी आतंकी तहव्वुर को दिया जाएगा। शायद ये फैसला उसकी उम्र के मद्देनजर हो सकता है। आपको बता दें, सेल में 12 अधिकारियों को जाने की परमिशन है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि हेडक्वार्टर के अंदर तहव्वुर को कम से कम मूवमेंट दी जाएगी। तहव्वुर से पूछताछ के लिए एनआईए से 8 अन्य एजेंसियों ने भी मांग की है। सेल के अंदर ही आतंकी तहव्वुर को खाना और बाकी जरूरी चीजें जो हैं वो दी जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जो हैं वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। एनआईए हेडक्वार्टर से वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जहां तहव्वुर से पूछताछ होगी। सीधा रुख करते हैं यहाँ पर। अनुज, जो सवाल हैं देखिए वो पूरी तरह से तैयार यहां पर कर लिए गए हैं। सवालों की जो पूरी फहरिस्त है लंबी चौड़ी वो तैयार कर ली गई। अब से कितनी देर में ये पूछताछ शुरू होगी? क्या कुछ प्रोसीजर बताएं जरा। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में ही तहव्वुर से पूछताछ जो है वो शुरू की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर उसे रखा गया था, जो सेल था। इसके बाद जो पूछताछ होनी है वो 3री मंजिल पर होनी है, जहां पर बाकायदा एक इंट्रोगेशन रूम जो है वो तैयार किया गया है जिसमें जो 12 अधिकारियों को ही जाने की इजाजत है। तो फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो उनका यही कहना है कि जो तहव्वुर राणा है उसे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर ले जाया गया है, यानी इंट्रोगेशन रूम जो है वहां पर उसे बैठा दिया गया है। लेकिन अभी इंट्रोगेशन जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगी, क्योंकि कई सारी प्रोसीडिंग होती है जिसको पूरा करना होता है और जाहिर तौर पर इसी प्रोसीडिंग को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उससे पूछताछ शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर 3 हिस्सों में ये पूछताछ की जाएगी, जिसमें पहला जो होगा उससे फैमिली से रिलेटेड सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके बाद 26/11 से संबंधित सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके बाद जो आतंकी और पाकिस्तानी कनेक्शन है उससे जुड़े सवाल जवाब किए जाएंगे। तो एक सवालों की पूरी फहरिस्त बनाई गई है। निश्चित तौर पर जो सवाल जवाब किए जाएंगे उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी की जाएगी ताकि सबूत के तौर पर इन तमाम चीजों को पेश किया जा सके। जो एनआईए के जो ऑफिसर है जिन्हें पूछताछ करनी है उनके पास पूरी लिस्ट जो है सवालों की मौजूद है और थोड़ी देर बाद ही वो पूछताछ करना शुरू कर देंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि कुछ अगर तहव्वुर राणा जो है सवालों के जवाब से बचता है तो सवालों को इस तरीके से उससे पूछना है ताकि कहीं न कहीं जवाब मिल सके। तो फिलहाल तैयारी पूरी हो चुकी है, 3री मंजिल पर उसे बैठा दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद ही इंट्रोगेशन रूम में जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल अनुज, और देखिए बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, सवाल बहुत सारे। मुंबई के अलावा देखिए कई ऐसे शहर थे जिसकी टो ली थी तहव्वुर राणा ने।
तो कई साजिशें जो वहां के लिए भी रची गई हो उनके भी खुलासे होंगे। पाकिस्तानी कनेक्शन, फंडिंग कैसे यहां पर हुई, हेडली कनेक्शन, पूरा का पूरा परिवार यहां पर, और वो पाकिस्तान अनुज जो वैसे ही जग जाहिर है पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से आतंकियों को पनाह देता है, एक बार फिर से बेनकाब होगा अनुज। जी बिल्कुल, और हम शुरू से ही पाकिस्तान जिस तरीके से 26/11 हमले से अपना पलड़ा झाड़ता रहा, लेकिन कहीं न कहीं जो सबूत पेश किए गए थे एजेंसियों के द्वारा यूएस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि किस तरीके से तहव्वुर राणा का रोल था। और तहव्वुर की अगर हम बात किया जाए तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो मीडिएटर था, आईएसआई और लश्कर तैयबा के बीच की कड़ी था। ऐसे में उससे पूछताछ के बाद सही मायने में पाकिस्तान के कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी साजिशें हैं जो निश्चित तौर पर बेपर्दा होंगी। और बिल्कुल ये साजिशें बेपर्दा होंगी। और साथ में देखिए अनुज, वो तमाम लोग जिनको इस हमले के बाद चोट पहुंची, अपनों को गवाया, देश ने जो दंश यहां पर झेला, उसके बाद लोग चाहते हैं कि कसाब जैसा हाल ना हो, 4 साल का वक्त ना लगे, जल्द से जल्द सजा दी जाए। आपका शुक्रिया। लेकिन सजा के तौर पर तहव्वुर राणा को क्या फांसी भी हो सकती है या वो फांसी से बच जाएगा, ये भी बताते हैं आपको। भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 की धारा 1 के मुताबिक अगर किसी अपराध में अमेरिका से प्रत्यर्पित हुए अपराधी को दूसरे देश में फांसी की सजा होती है तो यह जरूरी है कि अमेरिका में भी उस अपराध की सजा फांसी ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए अपराधी को किसी अन्य देश में फांसी नहीं हो सकती है। तहव्वुर राणा पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का गंभीर आरोप है जिसकी सजा है फांसी, और अमेरिका में भी ऐसे अपराध पर अधिकतम सजा मौत की है। तहव्वुर राणा को फांसी होगी या नहीं, यह भारत की कूटनीति पर सीधे तौर पर निर्भर करेगा। मुंबई हमले में आतंकी तहव्वुर राणा का बहुत बड़ा रोल था और वो अब भारत लाया जा चुका है। मुंबई हमले के पीड़ित तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 17 सालों से इस घटना के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहते हैं। मुंबई हमले के पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाथ में गोली लगी थी, मेरा हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया था, तो इधर आके उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो जो 26/11 जो हो गया था उसको बहुत, वो दिन कभी भूल नहीं सकता है। नहीं, इधर है ना पूरा सब ये पूरा बंद था, इधर पूरी आग लगी हुई थी। इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर, इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है आंख के ऊपर काटा जाए। 12:15 बजे के लगभग शायद, तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी। हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा, और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्चे को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए पीएम मोदी ने जो चक्रव्यूह रचा है, तहव्वुर राणा तो उसकी सिर्फ पहली कड़ी है। अभी तो लिस्ट में कई और नाम है, जैसे कि आतंकी हाफिज सईद 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना है, आतंकी फंडिंग के मामले में 31 साल कैद की सजा सुनाकर पाकिस्तान ने इसे बचाया हुआ है। आतंकी जकी उर रहमान लखवी मुंबई 26/11 हमलों का एक और मास्टरमाइंड, इसे भी टेरर फंडिंग के केस में 15 साल की सजा सुनाकर पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार के रडार पर जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर है, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। 2001 संसद हमले का साजिशकर्ता, उरी पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। आतंकी सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जो अभी फिलहाल भारतीय सरकार के रडार पर। Tahavvur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades.